Hi everybody, we are starting with Unit 4 Chapter 15. This chapter basically deals with managing or reducing the risk arising in the financial market for the traders. They can be bankers, investors and other parties that we have already discussed about. Financial markets में जो parties होती हैं उनको इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से जो रिस्क अराइज होते हैं उन रिस्क को रिड्यूस करने के ऑप्शंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यूनिट 5 चैप्टर 11 में डिस्कस किया था मैनेजिंग एक्सचेंज रेट एक्सपोजर, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट के पर्सपेक्टिव से जो कि ट्रेडर्स को रिस्क क्रिएट करता है ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट, जिसमें हमने 3 टेक्निक्स डिस्कस की थी हेजिंग टेक्निक्स। फर्स्ट वाज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड वाज money market and third was call option. Similarly, in this chapter we are going to see the techniques used for hedging the interest rate risk. interest rate fluctuations की वजह से जो risk arise होते हैं financial markets में उनको कैसे reduce किया जा सकता है. So we are going to discuss 6 topics in this. First is interest rate swap, second is floor, third is cap, fourth is interest rate collar, फिफ्थ इज़ FX कॉलर एंड सिक्स्थ इज़ फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स। एक बार आपको लेमन टर्म्स में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद दिस इन डिटेल। स्वॉप्स क्या होता है? सपोज देयर इज़ अ पर्सन ए एंड देयर इज़ अ पर्सन बी। ए ने 1 करोड़ सपोज इन्वेस्ट किया हुआ है इन फ्लेक्सिबल रेट ऑफ टर्म्स और बी ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है इन फिक्स्ड रेट ऑफ टर्म्स। बट अब ए को लगता है कि उसको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, उसको फ्लेक्सिबल नहीं चाहिए, और बी को लगता है उसको फ्लेक्सिबल चाहिए, फिक्स्ड नहीं चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आपस में स्वॉप कर लेंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स को। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट का ही स्वॉपिंग होएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का एक्चुअली ट्रांजैक्शन नहीं होता है, और उसके बाद जो भी डिफरेंस आता है वो ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। सो दिस इज जस्ट स्वॉपिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर ऑफ दिस इन डेप्थ। सेकेंड इज इंटरेस्ट रेट फ्लोर। जो फ्लोर होता है वो लेंडर के पर्सपेक्टिव से होता है। सपोज अगर लेंडर को लगता है कि उसको नुकसान हो सकता है और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है, तो वो बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाता है और वो बोलता है कि अगर इंटरेस्ट रेट 3% से नीचे चला जाता है, रिमेंबर हमने माइक्रो में डिस्कस किया था प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग, ये उसी तरीके से है। तो वो बोलता है कि अगर इंटरेस्ट रेट फ्लोर 3% से नीचे चला जाता है तो फिर बैंक इसको कॉम्पेंसेट करेगा। अगर 2% चला गया तो बैंक कॉम्पेंसेट करेगा इस पर्टिकुलर लेंडर को, और इसके लिए ये एक प्रीमियम, एक बेसिकली सर्विस चार्ज पे करता है टू दी बैंक। सिमिलरली एक कैप होता है। कैप इज़ एक्चुअली डन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोरोवर। अगर बोरोवर को लगता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, से कैप वो लगा देता है कि अगर 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ इंटरेस्ट रेट तो फिर बैंक इस बोरोवर को कॉम्पेंसेट करेगा। अगर 12% हो गया तो ये जो रिमेनिंग 2% है ये बैंक पे करेगा इस बोरोवर की तरफ से, एंड सिमिलरली ये उसको एक प्रीमियम या एज अ सर्विस चार्ज पे करता है टू दी बैंक। इंटरेस्ट रेट कॉलर क्या होता है कि इस केस के अंदर ट्रांजैक्शन और डीलिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि एक्चुअली ज़ीरो प्रीमियम कॉस्ट होता है, वो हम देखेंगे कैसे होता है। एंड फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट इज सेम एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वी आर गोइंग टू सी दिस। अगर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा, सेम नहीं है बट वहाँ से आपका अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स वन बाय वन। सो फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट स्वॉप. Interest rate swap is a contract between two counterparties who agrees to exchange the future interest rate payments they make on loans or bonds. And these two counterparties can be banks, businesses, hedge funds or investors. Now the most common is so-called the vanilla swap. It's when a counterparty swaps फ्लोटिंग रेट पेमेंट्स विद द अदर पार्टीज फिक्स्ड रेट पेमेंट्स। तो एक पार्टी डील कर रही है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पेमेंट्स के साथ और दूसरी डील कर रही है फिक्स्ड के साथ। जब इन दोनों में एक्सचेंज होता है फॉर द इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, देन इट इज टर्म्ड एज वनीला स्वैप। जो फ्लोटिंग रेट पेमेंट होता है दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज लाइबोर. लाइबोर इज एक्चुअली लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट जो वो ऑफर करते हैं, that serves as a globally accepted key benchmark interest rate that indicates borrowing cost between banks. तो जो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स आपस में ट्रेडिंग करते हैं वो लिबोर रेट पे किए जाते हैं. दिस इज लंडन इंटरबैंक, आई विल राइट दिस, लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, और ये रेट फ्लोटिंग होता है. जब भी हम ये लाइबोर लिख देंगे इट मीन्स दैट इट इज़ अ फ्लोटिंग रेट पेमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट.
So the counterparty that wants to swap its floating rate payment and receive fixed rate payment is called receiver, whereas the counterparty that wants to swap fixed rate payment is called the borrower. तो जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि A अगर फ्लेक्सिबल में कर रहा है इनिशियली और B फिक्स्ड में कर रहा है, तो अगर A अपना फ्लेक्सिबल को एक्सचेंज करना चाहता है इन रिटर्न ऑफ फिक्स, तो यहाँ पे हम A को बोलेंगे रिसीवर और सेलर और B को बोलेंगे पेयर. Okay, next they are saying the counterparties makes payments on loans or bonds of the same size and this is called notional principal. notional word क्यों यूज़ किया है? जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर दोनों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है 1 करोड़ की या बोरोइंग की हुई है तो ये 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए नोशनल प्रिंसिपल बोला गया है. प्रिंसिपल का एक्चुअली कोई ट्रांजैक्शन होता नहीं है. सो इन अ स्वॉप दे ओनली एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड नॉट दिस बॉन्ड इटसेल्फ. इसको नहीं चेंज करते, इसको एक्सचेंज नहीं करते हैं. So I hope these basic terms are clear. Next, a smaller number of swaps are between two counterparties with the floating rate payments. Also, the present value of the two payment streams must also be the same. That means that over the length of the bond, each counterparty would pay the same amount. It's easy to calculate the net present value for the fixed rate bond because payment हमेशा same रहेगी. However, it is more difficult to predict with the floating rate bond क्योंकि ये हमारा LIBOR पे based होता है जो कि हमारा change हो सकता है with time. So based on what they know today, both parties have to agree then on what they think will probably happen with the interest rate. So a typical swap contract lasts for 15 years and this is called the tenor. एंड प्रीवियसली क्या होता था, रिसीवर्स और सेलर्स अपने आप को ढूंढ लेते थे और दे वर बॉट टुगेदर बाय द इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल बैंक्स और उसके लिए बैंक्स एक सर्विस फ़ी चार्ज करते थे. हाउएवर इन दी मॉडर्न स्वॉप मार्केट्स जो लार्ज बैंक्स है दे देमसेल्व्स एक्ट एज दी मार्केट मेकर्स और डीलर्स. मतलब ये जो A और B एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स का स्वॉपिंग कर रहे हैं, ये डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, बीच में इनके एक बैंक होएगा C और ये जो बैंक है ये इन दोनों से एक सर्विस चार्ज या एक फ़ी चार्ज करेगा in order to exchange their, in order to provide the service of swapping their interest rates. Okay, now let us see one example. In this case, I'll explain it with the help of this. So in this case, suppose we are saying कि there is a person Charlie और Charlie ने invest किया हुआ है 1 million और इसने flexible पे किया हुआ है, flexible पे किया है और ये fixed चाहता है, तो ये receiver है और ये payer है. So इसने LIBOR पे किया हुआ है, currently it is going on at 1%, whereas there is a second person Sandy, same amount of investment किया हुआ है पर इसको एक fixed return मिलता है 1.5% का. अब चार्ली इस बैंक के पास जाता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे को इंटरेस्ट रेट स्वॉप कर दो, आई डोंट वांट दिस फ्लेक्सिबल रेट, आई वांट अ फिक्स्ड रेट. और सैंडी बैंक के पास जाता है और वो बोलता है आई ऑल्सो वांट दिस सर्विस, आई वांट टू एक्सचेंज माई फिक्स्ड विद द फ्लेक्सिबल. सो बैंक विल से ओके, आई एम गोइंग टू provide you this service or of swapping this interest rate from flexible to fixed for Charlie and from fixed to flexible for Sandy. Now Charlie will pay LIBOR plus 1% to Sandy. चार्ली का इनिशियली भी इतना ही था, वो इतना ही फ्लेक्सिबल अभी पे कर रहा था, तो उसको कोई लॉस तो होएगा नहीं, वो सैंडी को उतना ही पे करेगा बट फिक्स्ड टर्म्स में पे करेगा. ठीक है, और सैंडी बोलता है ठीक है मैं आपको 1.5% पे करूँगा. सो दिस 1.5% ही सैंडी पे कर रहा था और वो वही अग्री कर रहा है, तो दोनों को लॉस नहीं हो रहा है. अब ये जो LIBOR है इसके बेसिस पे चार्ली को अगर ये लगता है कि ये LIBOR कल को सपोज सिर्फ हमारा 0.2% रह गया, तो क्योंकि चार्ली उसको 1.5 दे रहा है तो सैंडी उसको 1.5 दे रहा है, तो चार्ली को बेनिफिट हो जाएगा इस केस में. सो लेट अस कंसिडर नाउ 2 सिनारियोज. सपोज इनिशियली 0.25 है. सो इन दिस केस अगर कोई अग्रीमेंट नहीं होता तो चार्ली का रिटर्न कितना होता, उसका प्रिंसिपल अमाउंट था 1 मिलियन इंटू 0.25 जो LIBOR रेट चल रहा है प्लस 1%. सो ही इन द इनिशियल सिचुएशन अगर वो ये ट्रांजैक्शन या स्वॉपिंग नहीं करता, ही वुड हैव अर्नड $12,500. वेयर एज अभी जब उसने ये ट्रांजैक्शन कर लिया है तो उसको 1.5% मिल रहा है
चार्ली सैंडी से, तो उसका अर्निंग हो रहा है $15,000. नाउ ड्यू टू दिस स्वॉप चार्ली इज़ एक्चुअली हैविंग अ बेनिफिट ऑफ $2,500, और ये उसको कैसे मिल रहा है, सैंडी चार्ली को $2,500 पे करेगा. So this is how interest rate swap helps one party. Now let's look at scenario 2. In this scenario suppose जो LIBOR अभी हमारा 0.25 था वो 1% हो जाता है. तो initial situation में again by putting the same formula Charlie would have earned $20,000, but अब क्योंकि न्यू उसने फिक्स कर लिया है, न्यू सैंडी ने चार्ली ने फिक्स कर लिया है कि सैंडी उसको 1.5% ही देगा, तो अब इस केस में चार्ली को मिल रहा है $15,000, यही पुराने वाली कैलकुलेशन के हिसाब से. तो अभी एक्चुअली चार्ली का लॉस हो रहा है $5,000 का. तो ये जो $5,000 है वो चार्ली पे करेगा सैंडी को. ठीक है. सो एक तरीके से क्या हुआ है इसमें, चार्ली जो इनिशियली फ्लेक्सिबल पे था उसने अपना फिक्स कर लिया. चार्ली जो इनिशियली फ्लेक्सिबल पे था उसने बैंक के थ्रू सैंडी से फिक्स्ड रेट ले लिया 1.5%. सो चार्ली हैज़ लॉक्ड फिक्स्ड रेट ऑफ 1.5%. अगर लाइबॉर लो होता है तो चार्ली का बेनिफिट होएगा और सैंडी उसको पे करेगा. अगर लाइबॉर हाई होता है, मतलब रिलेटिव की हम बात कर रहे हैं, 1.5% से कंपेयर करेंगे तो, और सैंडी विल बी पेड बाय चार्ली. जो हमने ऊपर 2 सिनारियो देखे हैं ये वही सिनारियो एक्सप्लेन कर रहा है. दिस इज सिनारियो 1 एंड दिस इज सिनारियो 2. So there is actually no exchange of principal and only the difference of the interest will be exchanged between them. आई होप आपको स्वॉपिंग क्लियर हो गई होगी. चार्ली का इनिशियली फिक्स्ड रेट था, उसने वो फ्लेक्सिबल रेट था, उसने वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज कर लिया सैंडी के साथ, फिक्स्ड कर लिया, और सैंडी का इनिशियली फिक्स था उसने वो एक्सचेंज कर लिया चार्ली के साथ, और ये लाइबॉर की वजह से उसका फ्लेक्सिबल हो गया. सो दिस इज़ इंटरेस्ट रेट स्वॉपिंग. दोनों पार्टीज़ को कैसे ये बेनिफिट करता है या लॉस करता है, कैसे इम्पैक्ट करता है, हमने वो भी देख लिया है. सो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये सिचुएशन है और ये सिनेरियो चल रहा है तो कौन सी पार्टी का लॉस होएगा, कौन सी पार्टी का गेन होएगा, कौन किसको पे करेगा, कितना पे करेगा. आई होप दिस क्वेश्चन शुड बी क्लियर टू यू नाउ. सो ये जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल था जो हमने अभी डिस्कस किया है. यू कैन गो थ्रू दिस. फर्स्ट सिनेरियो 0.25%, सेकेंड सिनेरियो 1%, एंड ऑब्जर्वेशंस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर दिस? Interest rate swaps provide a way for business to hedge their exposure to change in interest rates. We have already discussed this. Second, banks use interest swaps as they need to have their revenue streams match their liabilities. फंड्स को हेज करने के लिए और कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए. कंपनीज कैन समटाइम्स रिसीव आइदर अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट लोन एट अ बेटर रेट दैन मोस्ट अदर बोरोवर्स. हाउएवर दैट मे नॉट बी द काइंड ऑफ फाइनेंसिंग दे आर लुकिंग फॉर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. तो वो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट स्वॉप का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव प्रेफरेंसेस. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इज इंटरेस्ट रेट कैप. ये बोरोवर के पर्सपेक्टिव से होता है. So now see, there are actually 3 types of derivatives that we are discussing. 3 interest rate derivative contract. First is interest rate floor, then interest rate caps, and then interest rate swaps. तो आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि कोई भी 2 या 3 interest rate derivative types डिस्कस कीजिए. So wherein you will have to explain all this. So we have already discussed interest rate swaps. Now we are starting with interest rate caps. So interest rate cap is from the perspective to protect a borrower. It is a derivative product based on a contractual agreement between the borrower, that is the buyer, and the bank, that is the seller, to hedge against the rising rates. The bank agrees to insure the borrower against a rise in the rate of interest above an agreed strike price. Strike price मतलब ये दोनों आपस में ट्रेड अग्री करते हैं कि strike price कि अगर ये 10%, सपोज 10% हमारा वो रेट है जिसके बेसिस पे ये डिपेंडेंट होगा कि कौन किसको पे करेगा. अगर ये 12% चला जाता है रेट तो ये जो डिफरेंस है ये बैंक पे करेगा. अगर ये रेट 8% है तो ये जो 8 और 10 का डिफरेंस है ये बोरोवर पे करेगा टू द बैंक. नाउ द बायर रिसीव्स अ पेमेंट, और अगर इसको ये 8 to 10% नहीं पे करना है तो ये एक्चुअली एक प्रीमियम या फीस भी चार्ज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी सिनेरियो.
So we are going to see the example, then it will become more clear. The buyer receives a payment for each period the rate exceeds the strike price, effectively setting a limit on its interest rate payment. तो क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस हमने 10% डिसाइड कर लिया है, तो अब बोरोवर को इतना श्योरिटी है कि इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट चला गया तो वो बैंक का हेडेक है, तो उसने अपने आप को सेव कर लिया है एक तरीके से. सो इन एक्सचेंज फॉर द कैप द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू पे अ कैश प्रीमियम टू द बैंक, यूजुअली एन अपफ्रंट प्रीमियम. Now an example of a cap would be an agreement to receive a payment for each month if the LIBOR rate exceeds 2.5%. तो जो 2.5% है ये actually हमारा strike rate हो गया है. The purpose of the cap is to establish a ceiling on the cost of finance for a borrower with floating rate borrowings. तो although जो borrower है उसने लाइबोर में अपना borrowing की हुई है, मतलब उसने floating rate के terms में की हुई है, बट उसके बावजूद वो एक सीलिंग लगा सकता है इस मेथड को फॉलो करके, इस हेजिंग टेक्निक को फॉलो करके एक सीलिंग लगा सकता है कि इससे ज़्यादा मेरी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस नहीं जाएगी. अगर गई तो वो बैंक का लुक आफ्टर है. So this allows the borrower to enjoy interest rates lower than the cap and the protection of the strike rate should if they increases. The interest rate cap can be analyzed as a series of European call options known as caplets, which exist for each period the cap agreement is in existence. So this is just an example given. Instrument, interest rate cap, purchaser, borrower, seller, bank. ट्रेड डेट दिया हुआ है, इफेक्टिव रेट दिया हुआ है, मेच्योरिटी डेट 5 साल के बाद का दिया हुआ है. रीसेट डेट्स 13 अगस्त, नवंबर, फेब एंड में. स्ट्राइक रेट 2.5% जिसके बेसिस पे डिसाइड होएगा कि हम लोग का बैंक पे करेगा बोरोवर की तरफ से या नहीं करेगा. फ्लोटिंग रेट, क्योंकि ये जो बोरोवर है इसने फ्लोटिंग रेट लिया हुआ है. एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 50 मिलियन. प्रीमियम ये पे कर रहा है 9,50,000 pounds. Now suppose there are 3 scenarios. First, अगर floating rate बिलो है कैप स्ट्राइक रेट के, कैप स्ट्राइक रेट हमने यहाँ पे बोला है 2.5%, तो सपोज़ ये 2.5% चल रहा है और जो फ्लोटिंग रेट एक्चुअली जो पे कर रहा है वो 1.5% ही है, तो बोरोवर के लिमिट के अंदर है, तो बोरोवर विल पे दी फ्लोटिंग रेट ऑन डेट. बोरोवर इस केस में बैंक को कुछ नहीं पे करेगा क्योंकि वो एक प्रीमियम पे कर रहा है. सेकेंड, फ्लोटिंग रेट इज़ इक्वल टू कैप स्ट्राइक रेट, मतलब 2.5% is equal to 2.5%. In this case also borrower will pay the cap strike rate on debt. जो उसने लोन दिया हुआ है वो खुद उसका पेमेंट करेगा. थर्ड, floating rate is above cap strike rate. cap strike rate 2.5%, ये 3% हो गया है, तो borrower cap strike rate पे करेगा और इसका जो डिफरेंस है मतलब 0.5% ये बैंक पे करेगा. ठीक है, सो इसी को हमने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है. ये जो आपका डैश लाइन है दिस इज शोइंग कैप स्ट्राइक रेट एंड दिस इज़ येलो लाइन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज़ फ्लोटिंग बेंचमार्क. तो फर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि जो कैप स्ट्राइक रेट है, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो इस कैप स्ट्राइक रेट से कम है. तो इस केस में जो फर्स्ट केस हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इस केस में बोरोवर विल पे द एंटायर अमाउंट. Second case scenario is when the cap strike rate is equal to the floating rate. So here also borrower will pay the amount. Third scenario हो जाता है कि जब हमारा एक्चुअली जो इंटरेस्ट रेट प्रिवेल हो रहा है फ्लोटिंग रेट वो ज़्यादा हो जाता है दैन दी कैप स्ट्राइक रेट. तो ये जितना ज़्यादा होएगा वो बैंक पे करेगा. ओके, सो आई होप इंटरेस्ट रेट कैप इज़ क्लियर. थर्ड, there are advantages and disadvantages. Advantages, it provides the borrower with pre-agreed maximum rate of interest कि उसने अपना सीलिंग लगा दिया, इससे ऊपर उसका कॉस्ट ऑफ फाइनेंस नहीं जाएगा. Second, the borrower benefits from floating rates lower than the cap strike rate. And third, there are no additional costs arising from the early termination. Disadvantages, the borrower will have to incur a premium cost, उसको जो बैंक को पे करना पड़ता है. And if the following floating rate remains below the cap strike rate during the tenure of the swap, borrower may feel they received no value, क्योंकि उसने प्रीमियम पे किया बट एक्चुअली इंटरेस्ट रेट कैप रेट के ऊपर गया ही नहीं, तो बैंक को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं हुई. सो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द इंटरेस्ट रेट कैप. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट फ्लोर. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो.